हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं? देखो, आज का वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है बिकॉज आपका आ रहा है बोर्ड एग्जाम इंग्लिश का 12th का। आज हम करेंगे क्लास 12th का 2024 का एक पेपर सॉल्व। यहाँ पर 111 सेट है 111, ठीक है। और यहाँ हम करेंगे सिर्फ इसका लिटरेचर पोर्शन, ठीक है। आप लोगों के सामने है क्वेश्चन पेपर, मेरे सामने रखी हुई है आंसर शीट और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। अच्छे से समझिएगा, आपको बहुत बहुत काम का ये वीडियो लगने वाला है। अच्छा लगे तो लास्ट में देखने के बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैसेज आ रहा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। देखो, कोई भी खूबसूरत चीज़ है, पोइट कह रहे हैं, वो हमेशा के लिए हमें जॉय देती है। यानी कि जॉय फॉर एवर यानी कि इटर्नल है, एवर लास्टिंग है। ये वर्ड्स याद रखना क्योंकि आपको आंसर देने में काम आने वाले हैं। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज एंड इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती जाती है। एंड नेवर पास इनटू नथिंगनेस का मतलब क्या हुआ? ये कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी शून्य नहीं होती। नथिंगनेस मीन्स समथिंग लाइक जीरो। तो कभी भी ब्यूटी जो है वो कभी जीरो नहीं होगी, इसकी लवलीनेस कभी जीरो नहीं होगी। बट विल कीप अ बोअर क्वाइट फॉर अस। बल्कि ये क्या करती है, हमारे ऊपर एक छायादार वृक्ष की छाया जैसा बना देती है। जैसे आप पेड़ की छाया में सोते हो तो क्या मिलता है आपको? ये आपको ऐसे ही गुड स्लीप देती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, हेल्थ देती है, क्वाइट ब्रीथिंग देती है। सो यहाँ पर आपको थिंग ऑफ ब्यूटी की विशेषताएं बता रखी हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड इन द गिवन एक्सट्रैक्ट। अब क्या चीज़ आपको इसमें बेस्ट रिप्रेजेंट कर रखी है? फटाफट से 1 सेकेंड में अपना आंसर सोचो, जल्दी से बताओ। तो सीधा साधा सा है इसका आंसर। ब्यूटी जो है वो प्रोवाइड करती है हमें सिक्योरिटी एंड पीस। एक्सपेंसिव चीज़ों से इसका मतलब नहीं है, पावर और रिचेस से इसका कोई मतलब नहीं है, रिच हेरिटेज और पैलेसेस से इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर है सिक्योरिटी एंड पीस। फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा स्पीड से लेकर चलेंगे, मैं ये मान के चल रही हूँ आप एग्जाम से पहले रिविजन के तौर पर ये वीडियो देख रहे हो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस। कोई भी खूबसूरत चीज़ कभी भी शून्य नहीं होती। बिकॉज इट इज़ क्या क्या वर्ड डाल सकते हैं? अभी हमने बात करी थी इटर्नल, ठीक है। ETERNAL, ये इटर्नल है, आप ये वर्ड डाल सकते हो। दूसरा क्या डाल सकते हैं? जॉय फॉर एवर है। तीसरा वर्ड हम क्या डाल सकते हैं? एवर लास्टिंग, EVERLASTING, एवर लास्टिंग, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड डाल दो, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर पासेज इनटू नथिंगनेस बिकॉज इट इज इटर्नल, जॉय फॉर एवर, एवर लास्टिंग, कोई भी वर्ड हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वाइट बर का मतलब क्या होता है? देखो, क्वाइट बर मीन्स अ प्लेजेंट शेडी क्वाइट प्लेस अंडर अ ट्री। क्वाइट बर का मतलब ये होता है एक प्लेजेंट सा, जो आपको अच्छा लगे, शेडी छायादार, क्वाइट प्लेस, शांति भरी जगह, हम अंडर ट्री, पेड़ के नीचे, और इन द वुड्स, जंगल में। दिस क्रिएट्स अ सेंस ऑफ, ये किस चीज़ का सेंस क्रिएट कर रही है आपके सामने? पीस एंड हार्मनी का, ये भी लिख सकते हैं हम। गुड हेल्थ का क्रिएट कर रही है, ये भी लिख सकते हैं। स्वीट ड्रीम्स लिख सकते हैं, क्वाइट ब्रीथिंग लिख सकते हैं। इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ है, अ क्वालिटी ऑफ अ थिंग इंश्योर करता है दैट इट इज इट्स ब्यूटी लास्ट फॉर एवर। तो क्या क्वालिटी ऑफ अ थिंग इंश्योर करता है दैट इट्स ब्यूटी लास्ट फॉर एवर? तो डेफिनेटली यस। तो इसका आंसर हो गया हमारा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द राइमिंग स्कीम इन द लाइन 3 and 4 ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट विच वर्ड राइम विद दैम। अब आप ढूंढो 3 और 4 में कौन सा वर्ड हमें दे रखा है, ठीक है। ये देखो, कीप और स्लीप, इसके हिसाब से हमें राइमिंग ढूंढनी है और ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, ये आप आराम से बना सकते हो। एंड इसका आंसर हो गया हमारा स्वीप, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आता है 6th क्वेश्चन। द यूज ऑफ वर्ड हेल्थ इन द एक्सट्रैक्ट सजेस्ट करता है दैट ब्यूटिफुल थिंग्स विल गिव अस अ हैप्पियर एंड मोर होलसम लाइफ। भाई देखो, यूज जो है ना वर्ड हमारा हेल्थ वर्ड का, जो एक्सट्रैक्ट ऊपर दे रखा है उसमें सजेस्ट करता है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो हमें खुशी देती हैं, ठीक है। ये वैसा हैप्पियर एंड मोर होलसम लाइफ देती हैं, खुशी भरी जिंदगी देती हैं, मोर होलसम लाइफ देती हैं। एंड इट क्रिएट्स अ पावरफुल इमेज ऑफ, हमें रिजुविनेशन देती हैं, तरोताज़ा करती हैं, ठीक है। इस तरह की इमेज हमें दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आन जेनिफर्स टाइगर प्रिंस अक्रॉस स्क्रीन। जो आन जेनिफर के टाइगर हैं वो प्रिंस करते रहेंगे स्क्रीन पर, यानी कि उछल कूद करते रहेंगे स्क्रीन पर हमेशा, क्योंकि वो स्क्रीन पर बने हुए हैं, उनकी कढ़ाई हो गई है। और ये कैसे हैं? ब्राइट टोपोज डेंसर्स ऑफ अ ग्रीन वर्ड ऑफ ग्रीन। ब्राइट टोपोज इनके कलर को दिखाया गया, चमकीले येलो कलर के हैं ये। डेंजन्स मतलब रहने वाले हैं, ड्वेलर्स हैं। ऑफ अ वर्ड ऑफ ग्रीन, वर्ड ऑफ ग्रीन जंगल के लिए वर्ड यूज हुआ है। दे डू नॉट फियर, क्योंकि ये फियरलेस हैं, शिवलरिक हैं, ऑनरेबल हैं। ऐसे ऐसे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो डरते नहीं है। किससे नहीं डरते? द मैन बीनीथ द ट्री, जो पेड़ के नीचे आदमी खड़ा है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है?
ये कि आंट जेनिफर के टाइगर समाज के इन लोगों से नहीं डरते, जो मेल डोमिनेंस है ना वो उससे नहीं डरते। बेसिकली पेड़ के नीचे आदमी कौन खड़ा है, तो यहाँ मेल डोमिनेंस को दिखाया गया है, वो नहीं डरते। आंट जेनिफर तो डरती है, बिल्कुल है ना, कंट्रास्ट है दोनों के कैरेक्टर्स में। दे पेस अ स्लीक chivalric certainty। तो चलो पहला क्वेश्चन आ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सिंबलाइज्ड बाय द टाइगर्स इन द एक्सट्रैक्ट। अब टाइगर्स जो है वो कैसे कैसे दिखाए गए हैं, देखो ये फेमिनाइन वर्ड तो सीधा सीधा ही काट दो, फेमिनाइन तो लेडीज से रिलेटेड हो गया, ये काट दो, बाकी सारे ऑप्शन बन जाएंगे। मैस्कुलाइन वर्ड को दिखा रहे हैं, बिल्कुल। वर्ड ऑफ बोल्ड फियरलेस करेक्टर्स दिखा रहे हैं, क्रिएचर से ऐसे बिल्कुल दिखा रहे हैं। वर्ड ऑफ ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट, अब ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट हमारा क्यों आ रहा है इस बात को समझ लेते हैं, क्योंकि वो कढ़ाई कर रही हैं, धागे से बना रही है, तो हैंडीक्राफ्ट ही है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी बन जाएगा। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है आंसर नंबर डी 1, 3 एंड 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द क्रिएटर ऑफ द टाइगर्स, जो क्रिएटर है टाइगर की, वो फियरलेस, वो बिल्कुल डरती नहीं है, एंड असर्टिव है लाइक द टाइगर्स। क्या असर्टिव है? नहीं भाई, वो तो बहुत डरती हैं। तो ये तो हमारा बिल्कुल सीधा सीधा ही फॉल्स हो गया, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द यूज ऑफ द वर्ड टोपोज, टोपोज सजेस्ट करता है दैट द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन द स्क्रीन इज, देखो टोपोज हमारा येलो है, तो ब्राइट येलो कलर को ये रिप्रेजेंट करता है, ये भी लिख सकते हो, या फिर आप परफेक्ट क्रिएशन लिख सकते हो यहाँ पे वर्ड, ठीक है। द यूज ऑफ द वर्ड टोपोज सजेस्ट करता है द इमेज ऑफ द टाइगर ऑन द स्क्रीन इज, ऐसे लिखना, ब्राइट येलो कलर विच इज़ अ परफेक्ट क्रिएशन, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसे क्रिएट करने के लिए आंसर को पूरा अच्छे से। नेक्स्ट आता है टाइगर्स डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। जो टाइगर्स हैं वो नहीं डरते हैं उस आदमी से जो पेड़ के नीचे खड़ा है, बिकॉज दे आर, तो ये तो सीधा सीधा आंसर है, डरते क्यों नहीं, बिकॉज वो फियरलेस है, उन्हें डर ही नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेस्ड ऑन द पोएम्स राइमिंग स्कीम, अब पोएम की राइमिंग स्कीम जो कि एविडेंट है लाइन 1 और 2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल राइम। चलो पहला और दूसरा लाइन में देख लेते हैं वर्ड क्या है। स्क्रीन ग्रीन, ठीक है, तो यही वाली साउंड ढूंढो फटाफट, इनमें से किस वर्ड में आ रही है, और बहुत आसान आंसर होते हैं, तो मीन में आ रही है, ठीक है, इन तीनों में से हमें ढूंढना था, तो मीन हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट आते हैं। शिवलरिक सर्टेनिटी रेफर्स टू विच पोएटिक्स डिवाइस। शिवलरिक सर्टेनिटी, पहचानो जल्दी, सी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर आता है हमारा अल्ट्रेशन। अगर आप इसमें अल्ट्रेशन की जगह मेटाफर भी लगा देते हैं तो वो रॉन्ग नहीं किया जाता, बट मेरे हिसाब से, क्योंकि आंसर शीट मेरे सामने रखी है तो उसने मेटाफर भी दिखा रखा है, बट मेरे हिसाब से आप इसमें अल्ट्रेशन की लगा के आना, क्योंकि बहुत सीधी सीधी सी है, सी का रिपीटेशन हो रहा है। हाँ, अल्ट्रेशन अगर दे ही नहीं रखा ऑप्शन में तो मेटाफर लगा देना, अगर दे रखा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेरी कहता है आई देयर, मैं यहाँ, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस, मुझे लगा कि ये तो खाली जगह है। आई डिडेंट नो, मुझे नहीं पता था देयर वॉज एनीबडी हियर, यहाँ पर कोई है। मिस्टर लैम कहते हैं दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है, आई एम हियर, मैं यहाँ पर हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज़ से डर रहे हो, बॉय लड़के तुम किस चीज़ से डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, सब ठीक है। डैडी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, भाई मुझे लगा ये घर खाली है, एम्प्टी हाउस है। मिस्टर लैम कहते हैं सो इट इज, हाँ तो खाली ही तो है, सिंस आई एम आउट हियर इन द गार्डन, भाई मैं तो बाहर हूँ, मैं तो गार्डन में बैठा हूँ, इट्स एम्प्टी, तो ये खाली है। Until I go back inside, कब तक खाली है, जब तक भी मैं अंदर नहीं चला जाता। In the meantime, इसी बीच में I am out here and likely to stop. A day like this, इस तरह का दिन, beautiful day, not a day to be indoors, इतना खूबसूरत दिन है, इंडोर रहने वाला दिन तो नहीं है। चलो पहला क्वेश्चन आता है। डैरी वॉज स्टैमरिंग, अब डैरी मिस्टर लैम को देखता है, ठीक है, अब वो स्टैमरिंग करने लग जाता है, क्यों, बिकॉज ऑफ फियर, सीधी सी बात है, देखा उसने अचानक से मिस्टर लैम को और वो डर गया, ठीक है। फटाफट अपना आंसर दिमाग में बना लिया करो। डैरी इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक होम, इंसिस्ट कर रहा है कि उसको घर वापस जाना है। इंसिस्ट क्यों कर रहा होता है, कुछ भी आंसर इसमें से बना सकते हो जो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पहला, वॉज टेकन बाय सरप्राइज व्हेन ही सॉ मिस्टर लैम, भाई एकदम से चौंक जाता है जब वो मिस्टर लैम को देख पाता है। अब या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि बिकॉज ही वॉज पैनिक्ड आफ्टर सीइंग मिस्टर लैम, एकदम पैनिक हो गया, उसने मिस्टर लैम को अचानक से देखा। या फिर थोड़ा सा आंसर ये भी करेक्ट हो जाता है कि ही थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस एंड ऑल ऑफ अ सडन ही सॉ मिस्टर लैम एंड सो ही वॉज पैनिक्ड, इस तरीके से आंसर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर लैम वॉज ट्राइंग टू टेल डैडी, मिस्टर लैम क्या कहने की कोशिश कर रहे थे, दैट इट वॉज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, भाई ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि ये तो मैटर ऑफ परसेप्शन है, हर एक का देखने का अपना अपना नजरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम द एक्सट्रैक्टिव वन कैन इन्फर, अब
एक इसका और भी आंसर बन जाएगा, मुझे जो स्ट्राइक कर रहा है ये कि डेरी कुड स्टे विद हिम, ये भी आंसर इन्होंने दे रखा है एंड इट इज़ अगेन करेक्ट कि ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं। अगर कोई बच्चा यहाँ पर लिख देता है इट इज़ अ मैटर ऑफ परसेप्शन, ये भी करेक्ट कर दिया जाएगा, और अगर ये लिख दें कि डेरी कुड स्टे विद हिम तो ये भी करेक्ट कर दिया जाएगा। ये कहने की वो कोशिश कर रहे हैं, ट्राइंग टू टेल, ट्राइंग टू कन्विंस हिम, राइट। फ्रॉम द एक्सट्रैक्टिव वन कैन इन्फर, भाई आपने पूरा मतलब एक्सट्रैक्ट पढ़ा, अब आपको क्या लग रहा है कि मिस्टर लैम कैसे हैं, तो हमें तो भाई कंपैशनेट मैन ही लग रहे हैं क्योंकि वो बहुत दयालु हमें नज़र आ रहे हैं, वो तो हमने पूरी स्टोरी भी पढ़ी तो भी हमें समझ में आ रहा था। एनीवे हेयर इज़ व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एनीवे मैं बता रहा हूँ, अब ये अपने बताता है ना जब सबको कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे क्या होता है, चार्ली बताता है वो वाला है। वन नाइट, एक दिन क्या होता है, लास्ट समर आई वर्कड लेट एट ऑफिस, मुझे बहुत लेट हो गया था ऑफिस में काम करते करते, तो आई वॉज इन हारी, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मुझको अपने अपार्टमेंट पे पहुँचना था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, मैं डिसाइड करता हूँ मैं सबवे ले लूँगा, यानी कि मेट्रो ट्रेन ले लेता हूँ ग्रैंड सेंट्रल से, बिकॉज ये फास्टर है। तो फास्टर का क्विकर आपके क्वेश्चन में भी आ जाता है, क्यों लिया था उसने ट्रेन, इसलिए रहता है क्योंकि ये क्विकर है, फास्टर है। नाउ आई डोंट नो, अब मुझे नहीं पता वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, मैं तो बिल्कुल एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, मेरा नाम चार्ली है, मैं 31 ईयर्स ओल्ड हूँ एंड आई वॉज वेयरिंग अ 10 गैबर्डाइन सूट। प्लीज़ इस लाइन को याद करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या क्या पहन रखा था उसने। उसने 10 गैबर्डाइन सूट पहन रखा था एंड स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी विद अ फैंसी बैंड। आई पास्ड अ डजन मैन, उसने दर्जनों लोगों को पास किया, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, उसने कहा जो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते थे। मेरे जैसे लिखते थे इसका मतलब अभी ये प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा है। आई पास्ड अ डजन मैन, मैं दर्जनों लोगों को मैंने पास किया, हु लुक्ड जस्ट लाइक मी, इस बात पे ध्यान रखिएगा। चलिए, लिस्ट एनी 2 डिटेल्स अबाउट चार्ली वॉज अ ड्रेस्ड अप, अभी हमने बात किया था चार्ली कैसे कैसे ड्रेस्ड अप था, पॉइंट बना दो फटाफट से। पहला 10 गबरडाइन सूट पहन रखा था, स्ट्रॉ हेड पहन रखी थी, और दूसरा उसने फैंसी बैंड पहन रखा था, ठीक है बन जाएगा। चार्ली डिसाइडेड टू यूज़ द सबवे बिकॉज इट वॉज, अभी हमने पढ़ा क्योंकि वो फास्टर है तो वो क्विकर से आप इसे मैच करा दोगे। नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली, अब अप्रोप्रिएटली आपने यहाँ पर कंप्लीट कराना है। लैंडिंग एट द थर्ड लेवल, जैसे ही थर्ड लेवल पे पहुँचते हैं, वॉज ड्यू टू चार्लीज फ्लाइट ऑफ, इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये भी दिखाया है ना कि चार्ली की इमेजिनेशन भी थी, ये भी दिखा सकते हैं, उसकी फैंटेसी लिख सकते हो, इमेजिनेशन या फैंटेसी कुछ भी वर्ड यहाँ पर आ सकता है। लैंडिंग ऑन द थर्ड लेवल इज ड्यू टू चार्लीज फ्लाइट ऑफ, एकदम से कहाँ गया है, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन या फिर फ्लाइट ऑफ फैंटेसी। इमेजिनेशन की स्पेलिंग याद करो, IMAGINATION, और फैंटेसी FANTASY, राइट। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which time frame is represented through the kind of outfit mentioned in the extract। भाई एक्सट्रैक्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि उसने कहा मेरे जैसे लोग थे, तो फिर तो ऑब्वियसली बात है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट टाइम को दिखा रहे हैं यहाँ पे। एक्सट्रैक्ट में देखना है, ये चैप्टर में नहीं देखना है, बच्चे चैप्टर से कंफ्यूज कर जाते हैं। एक्सट्रैक्ट में उसने कहा मेरे जैसे लोग थे, तो फिर प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, वो लोग यहाँ रह रहे हैं 30 सालों से भी ज़्यादा, विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन उनके पास राशन कार्ड्स हैं, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जो उनका नाम वोटर लिस्ट पर ले आते हैं। राशन कार्ड की वजह से उनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जाता है। एंड एनेबल दैम टू बाई ग्रेन, और इन्हें इनेबल करता है ग्रेन खरीदने के लिए। फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन आइडेंटिटी, उन लोगों के लिए फूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनकी आइडेंटिटी से। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, अगर हम दिन के अंत में अपने परिवार को खाना खिला सकें, फैमिलीज़ को भेज सकें गो टू बैड विदाउट एन एकिंग स्टमक, बिना पेट दर्द के, यानी बिना भूखे रहे, वो जो भूख से पेट में दर्द होता है उसके बिना, अगर हमारे परिवार पेट भर के एक तरीके से कह सकते हैं हम बिस्तर पे जाता है, तो वी वुड रादर लिव हियर, हम लोग यहाँ रहना ज़्यादा पसंद करेंगे देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन, उन फील्ड्स में रहने की बजाय जो हमें कोई ग्रेन नहीं देती हैं। ये बात किसने कही? से अ ग्रुप ऑफ वीमेन, जो ग्रुप औरतों का था उसमें से एक औरत ने कही, जिन्होंने क्या पहन रखी थी? टैटर्ड साड़ी, मतलब फटी हुई साड़ी पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क्ड देम, कब उन्होंने कही? जब मैंने उनसे पूछा, राइटर कह रही हैं कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी ग्रीन फील्ड्स को क्यों छोड़ा था जहाँ रिवर्स वगैरह भी थी, तो इसके बाद तब उन्होंने मुझे सारा जवाब दिया था कि भाई मैं तो ऐसी जगह रहना पसंद करूँगी जहाँ मेरे परिवार को खाना मिल जाए, जहाँ वो भूखे ना सोएं, इस तरह की बातें तब उन्होंने मुझे जवाब में कही थी एक लेडी ने। वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ भी उन्हें फूड मिलता था, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपना टेंट लगा देती थी। रैक पिकर्स, हमने पता किया कि भाई 30 ईयर्स से रह रहे हैं, अभी हमें पता चला, तो कितने डिकेट्स हो गए यहाँ पर? 3, ठीक है, 3 डिकेट्स से रह रहे हैं वो यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो फटाफट आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई डू दीज पीपल हैव राशन कार्ड्स, इन लोगों के पास राशन कार्ड्स क्यों हैं?
ठीक है, टू गेट देयर नेम ऑन वोटर लिस्ट, सरकार ने इसलिए दे दिया इन्हें राशन कार्ड जिससे इनका नाम वोटर लिस्ट पे आ जाए। है तो ये रिफ्यूजी बाहर से आए हैं, ढाका से आए हैं, लेकिन इनका नाम आ जाने से क्या हुआ, वोटर लिस्ट में इनका नाम आ गया है ना राशन कार्ड मिलने से। और दूसरा, दोनों पॉइंट बना के आना, दूसरा इनेबल देम टू बाय ग्रेन्स, राशन कार्ड आने से क्या हुआ इनके जीवन में, ये लोग इनेबल हो गए ग्रेन खरीदने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट देयर लाइफ स्टाइल फ्रॉम द फ्रेज पिच देयर टेंट्स। अब जहाँ भी इन्हें जगह मिलती है ये अपने टेंट गाड़ देते हैं, क्या समझ में आ रहा है इनका लाइफ स्टाइल कैसा है, क्या समझ में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर एवर दे फाइंड फूड, ठीक है, वो अपना वहाँ टेंट इसलिए गाड़ देते हैं बिकॉज दे आर पॉवर्टी स्ट्राइकन, है ना, क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, नोमेड्स हैं, रिफ्यूजी फ्रॉम ढाका हैं। इस तरीके से आप इसे आंसर को बना सकते हैं इन पॉइंट्स को मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्पाइट ऑफ हार्डशिप्स, इन कठिनाइयों के बावजूद दे आर नॉट विलिंग टू गो बैक टू देयर होमलैंड, तो इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपने होमलैंड जाने को तैयार क्यों नहीं है, बिकॉज फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, ये बात उन्होंने कही थी, खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी कम। और जहाँ ये रहते हैं देयर इज़ नो फूड इन ढाका, इन देयर फील्ड दे डिड नॉट हैव फूड, तभी तो उन्होंने वो छोड़ दी थी जगह, ठीक है। सो फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी एंड देयर वॉज नो फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, द वीमेन हैड ए या एन अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, जिस औरत ने ये बात कही कि खाना होगा तो हम तो वहीं रह लेंगे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता आइडेंटिटी से, तो बंदी तो प्रैक्टिकल थी, सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, व्हाट डज द टर्म गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक इंडिकेट, इस टर्म से तुम क्या समझे, विदाउट गोइंग लाइक पेट में दर्द नहीं, उससे क्या भाई, नॉट टू गो हंग्री, है ना, इसका मतलब यही हुआ कि बिस्तर पे हंग्री नहीं जाना, हैव फूड एंड गो टू स्लीप, ये भी मतलब हुआ। इसको अच्छे से लाइन में बना के लिख कर आना, मैं तुम्हें सिर्फ मतलब बता रही हूँ इसका क्या हुआ, ठीक है। व्हाट डज द टर्म गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक का मतलब होता है नॉट टू गो हंग्री टू स्लीप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहा है, द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशन। अब गांधी जी वाले चैप्टर से, इंडिगो चैप्टर से, कि अचानक इतने सारे लोगों का ये जो प्रदर्शन हो जाता है, इन थाउजेंड्स में वो लोग आ जाते हैं अराउंड द कोर्ट हाउस के पास, उसके आसपास हज़ारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। एंड इट वाज द बिगनिंग ऑफ देयर लिबरेशन, ये स्टार्टिंग थी उनके लिबरेशन की, उनकी स्वतंत्रता की, फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। पहली बार इतने लोग ब्रिटिश के खिलाफ आ जाते हैं। देयर ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, और जिनके अफसर होते हैं वो बिल्कुल पावरलेस फील करते हैं, विदाउट गांधी जी कॉपरेशन, गांधी जी के कॉपरेशन के बिना। ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड, अब गांधी जी बहुत मदद करते हैं इनकी क्राउड को रेगुलेट करने में। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, वो बहुत पोलाइट होते हैं, बहुत फ्रेंडली होते हैं गांधी जी इन पुलिस वालों के साथ भी। ही वॉज गिविंग दैम कॉन्क्रीट प्रूफ, अब गांधी जी सरकार को कॉन्क्रीट प्रूफ देते हैं दैट देयर माइट, जो सरकार की ताकत थी हिदरटू, जो अभी तक ड्रीजिट थी, भयानक थी, एंड अनक्वेश्चनड थी, कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता था उनकी ताकत पे, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, वो चैलेंज की जा सकती थी इंडियंस के द्वारा। सबूत देख लो, तुम्हारे सामने हज़ारों लोग आज इकट्ठे हो गए हैं, अभी तक तुम्हारी पावर पे कोई क्वेश्चन नहीं उठाता था, देखो लोग इकट्ठे हो गए आज भी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड मीन्स कन्फ्यूज, गवर्नमेंट अचानक इतने सारे लोगों को देखकर कन्फ्यूज हो जाती है। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, जो वकील होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं जज से टू पोस्टपोन द ट्रायल, कि भाई किसी तरीके से ट्रायल को पोस्टपोन कर दीजिए। अपारेंटली मतलब ऊपर की तौर पर, जाहिर तौर पर ये प्रतीत हो रहा है कि जो अथॉरिटीज़ हैं विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, वो चाहती हैं कि अपने सुपीरियर्स के साथ कंसल्ट करें। पहला क्वेश्चन आ रहा है, द रिजल्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन वॉज, बताओ जल्दी इसका क्या आंसर होगा भाई। रिजल्ट ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन वॉज दैट द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, इसका रिजल्ट यही हुआ था कि गवर्नमेंट जो थी एकदम हैरान रह गई थी, प्लस मिला के आंसर लिखना, एंड द ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस, और जो अफसर थे वो बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे थे, एंड इट वाज द कॉन्क्रीट प्रूफ ऑफ द इंडियन माइट, और ये कॉन्क्रीट प्रूफ था इंडियन ताकत का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द स्पॉन्टेनियस डिमॉन्स्ट्रेशंस वर, जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन थे, पीपल ऑफ चंपारण थे, चंपारण के लोग ही तो इकट्ठे हो गए थे एकदम से आके वहाँ पे। गांधी जी कोऑपरेटेड विद द ब्रिटिश बाय, गांधी जी ने कैसे कोऑपरेट किया, तो उन्होंने मैनेज करने में मदद की थी, मॉब को मैनेज करने में मदद की थी सरकार की, अभी हमने पढ़ा ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्टेटमेंट अपेरेंटली द अथॉरिटीज़ विश्ड टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अब ऐसा प्रतीत होता था कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो मतलब कहीं ना कहीं कंसल्ट करना चाह रही थी अपने सुपीरियर्स को। वॉज इंडिकेटिव ऑफ द ब्रिटिश, किस चीज़ को दिखा रही थी, ब्रिटिश बैफलमेंट को यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरा ये भी दिखा रही थी ब्रिटिश माइट को, जो हिदर टू ड्रीजिट थी एंड अनक्वेश्चनड थी, एंड इट कुड बी चैलेंज्ड बाय द इंडियंस, ये भी दिखा सकते हो तुम ये भी लिख सकते हो कि ऑफिशियल फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधी जी कॉपरेशन,
ये भी चीज़ दिखा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट द वर्ड बैफल्ड मोस्ट क्लियरली मीन्स। बैफल्ड का तो मतलब ही कंफ्यूज हो गया एक तरीके से। ये बैफल्ड वर्ड आपके और भी चैप्टर में आया, ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कहाँ आया ये, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलो हिंट दे देती हूँ, 1 2 3 चैप्टर में से है बुक की। नेक्स्ट आ जाओ जी। विच हुज माइट डिड द डेमॉन्स्ट्रेशन क्वेश्चन, किसकी माइट पे डेमॉन्स्ट्रेशन मतलब किसकी माइट पे क्वेश्चन हुआ था। तो बिल्कुल एकदम सीधा साधा सा वर्ड है यहाँ पर, हुज माइट। भाई सोचो किसकी माइट थी भाई, माइट ऑफ ब्रिटिश। अभी तो हमने बात करी किसकी ताकत की बात चल रही है, ब्रिटिश की ताकत की बात चल रही है। गवर्नमेंट की लिख सकते हो, ऑफिशियल्स की लिख सकते हो। चलो पहला क्वेश्चन आ रहा है, अब हम आते शॉर्ट क्वेश्चन पे, फटाफट इसको भी डिस्कस करते हैं। तुम किसमें क्या लिख सकते थे। What inference can you draw about Sophie's relationship with her father from the story Going Places? भाई तुमने देखा, तुमने कहानी पढ़ी Going Places, तुमने देखा सोफी के उसके पिताजी के साथ रिलेशन कैसे हैं, क्या लिखोगे। 2 नंबर का है, बहुत बड़ा आंसर लिखने की जरूरत नहीं, 2-3 लाइन में इस बात को लिख देना कि देखो, एक तो सोफी वांटेड हर फादर्स अप्रूवल, वो चाहती थी कि जो भी वो सोचती है, जो भी वो बातें कहती है, उसके फिदा उसे अप्रूवल दें उसका, या सपोर्ट करें, ऐसा लिख सकते हो। लेकिन फादर ऑलवेज शो डिसडेन, पापा तो क्या करते थे, हमेशा उसका तिरस्कार करते थे, डिसअप्रूवल करते थे उसकी स्टोरीज़ को। हमेशा ये कहते थे ना, किसी दिन फंस जाओगी तुम अपनी स्टोरीज़ में, तो इसका मतलब वो डिसडेन, या तो ध्यान नहीं देते थे, डिसडेन वर्ड आपकी बुक में दे रखा है। दूसरा, डिसअप्रूवल ऑफ हर स्टोरीज, उसकी स्टोरीज को डिसअप्रूव कर देते थे। एंड सोफी डिड नॉट शेयर फ्रेंडली और लविंग रिलेशनशिप विद हर फादर, बिल्कुल उसके पापा के साथ उसके संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं थे, बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थे, लविंग रिलेशनशिप नहीं थी। फादर बहुत रियलिस्टिक थे, लिख सकते हो, फादर वॉज रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल, वाइल सोफी बहुत इमेजिनेटिव थी एंड अ डे ड्रीमर थी, शी वॉज नॉट प्रैक्टिकल। फादर वॉज एग्रेसिव एंड सोफी ट्राई टू अवॉइड फेसिंग हिम, फादर बहुत एग्रेसिव थे तो सोफी उनको अवॉइड करती थी फेस करना। चलो वेल, कमिंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है। वी मिस अ थिंग व्हेन वी आर इन फियर ऑफ लूजिंग इट। भाई हम एक चीज़ को तब मिस करते हैं जब हमें डर लगता है कि हम इसे खो देंगे। सब्सटिनेट करो, पुष्टि करो इसकी, इस स्टेटमेंट की विद 2 एग्जाम्पल, मतलब इसे प्रूव करो कि ये बात सही है। 2 एग्जाम्पल देखे, कौन से चैप्टर से, द लास्ट लेसन से, जहाँ ये अपनी लैंग्वेज खो रहे हैं और अब इन्हें वैल्यू हो रही है। हाउ द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज करते हैं हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वॉज टू देम। तो कैसे स्टार्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। देखो, एवरीवन लुक्ड सैड, उस दिन दिखा सकते हो तुम, बहुत रिग्रेटफुल थे, बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था अबाउट नॉट लर्निंग फ्रेंच, कि उन्होंने फ्रेंच क्यों नहीं लर्न करी। और पॉइंट बना सकते हैं कि मिस्टर एमएमएल जो हैं वो टॉक करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज की उस दिन। और क्या कह रहा होता है, उन्होंने ब्रॉड की होती है न्यू कॉपीज़ विच लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स की तरह वो दिख रहे हैं। तुम बता सकते हो कि फ्रांस भी फेल्ट कर रहा था सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, रियलाइज करता है बुक्स उसको एज ओल्ड फ्रेंड्स। विलेज पीपल सैट क्वाइटली, चुपचाप बैठे विलेज पीपल इन द बैक बेंचेस में। ओल्ड हॉसर जो हैं, HAUSER, ठीक है, ओल्ड हॉसर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, दे वर प्रेजेंट देयर। ओल्ड हॉसर जो हैं हैड टीयर्स इन हिज आइज, उनकी आंखों में आंसू हैं, एंड हिज वॉइस जो है वो ट्रिम्बल कर रही है इमोशंस के साथ। तो इस तरीके से कुल मिलाकर आप 2 नंबर का आंसर तो इन पॉइंट से बना ही लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि व्हाट डिड द पैडलर से इन हिज डिफेंस, पैडलर ने अपनी रक्षा के, अपनी डिफेंस में क्या कहा। एंड व्हेन इट वाज क्लियर, जब ये बात क्लियर हो जाती है दैट ही वॉज नॉट द पर्सन द आयरन मास्टर थॉट हिम टू बी, कि वो आदमी नहीं है जो आयरन मास्टर समझ रहा था। देखो, उसने ये कहा था कि आई मेड नो अटेम्प्ट टू हाइड और चीट, उसने ये तो बोला था कि मैंने तो कोई प्रयास नहीं किया ना कि अब मैं अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा था, या मैंने आपको चीट करने का कोई प्रयास नहीं किया। एंड वो ये भी कहता है नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने तो कुछ भी नहीं प्रिटेंड किया बनने का, मैं तो कह ही रहा था कि मैं पुअर ट्रेडर हूँ, भाई आप ही ने तो नहीं सुना। एंड इसके अलावा हम पॉइंट डाल सकते हैं कि हैड प्लीडेड, उसने बहुत अनुरोध किया उनसे, एंड ओबेड टू अलाउ टू स्टे इन द फौज, कि भाई मैंने तो कहा था मुझे फौज में रहने दो, FORGE फौज में रहने दो, लेकिन आपने रहने नहीं दिया। और क्लास में उसने कहा कि आई एम रेडी टू पुट ऑन माई रैग्स एंड लेट मी गो अवे, उसने ये भी कहा कि मुझे मेरे रैग्स, मेरे चिथड़े कपड़े जो हैं वो पहनने दो और मुझे जाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वॉट डज द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, द गॉड दैट फेल्ड रेफर टू, पोएट एंड पैनकेक से आ गया क्वेश्चन। देखो, एक तो लो प्राइज्ड पेपर बैग स्टूडेंट एडिशन था, ये लो प्राइज्ड, पैसे कम थे इसके, लो प्राइज्ड था, पेपर बैक है ना, छपा हुआ, स्टूडेंट एडिशन था। 2 कॉमोमरेट 50th एनिवर्सरी पर था ऑफ रशियन रेवोल्यूशन की, शहीदों के याद में जो 50वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी ना, उसमें ये छपा था पूरा। फेलियर था ऑफ कम्युनिज्म का ये। नेम ऑफ द बुक रिटन बाय 6 एमिनेंट राइटर्स, लिखे हुए थे राइटर्स के नाम थे, जिसमें इंक्लूडिंग था स्टीफन स्पेंडर का नाम भी। नेम ऑफ द बुक रिटन बाय 6 एमिनेंट राइटर्स इंक्लूडिंग स्टीफन स्पेंडर। चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे बनाएंगे अब इस आंसर को। इट इज सेड दैट फेस इज द मिरर ऑफ वंस इमोशन, ये कहा जाता है कि चेहरा जो है
वो किसी के भी इमोशन नहीं। क्वेश्चन छूट गया पीछे से। व्हाट अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको इज द बिलीफ दैट मोस्ट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स हैव। देखो व्हाट अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको के अकॉर्डिंग क्या बिलीव किया जाता है ज़्यादातर जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स के द्वारा, यानी कि अम्बर्टो इको क्या बताते हैं कि जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स क्या सोचते हैं। देखो ये इसमें पॉइंट डाल सकते हैं हम कि वो बिलीव करते हैं दैट द पीपल लाइक ट्रैश। अम्बर्टो इको ने ये कहा था ना कि मोस्ट पीपल और जर्नलिस्ट जो पब्लिशर्स हैं वो लोग ये सोचते हैं कि लोगों को, जर्नलिस्ट और पब्लिशर्स ये सोचते हैं कि पीपल लाइक ट्रैश, लोगों को ट्रैश कचरा पढ़ना पसंद है, ईजी रीडिंग पसंद है एंड डू नॉट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। बट ऐसा नहीं है, मैंने डिफिकल्ट चीज़ लिखी, लोगों ने पढ़ी, ठीक है। एंड पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ सीरियस नॉवेल्स द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज को याद रखना। अम्बर्टो इको ने ये भी कहा था कि सभी जो हैं जर्नलिस्ट हों, पब्लिशर्स हों, चाहे वो खुद अम्बर्टो इको, किसी को नहीं पता कि द नेम ऑफ द रोज जो है वो क्यों इतनी सक्सेसफुल, तो पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ द सीरियस नॉवल द नेम ऑफ द रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इट इज सेड दैट द फेस इज द मिरर ऑफ वंस इमोशन। ऐसा कहा जाता है कि जो चेहरा है वो किसी के भी इमोशंस को दर्शाता है। व्हाई डिड द पीपल स्माइल एंड स्माइल माई मदर एट 66 से लिया गया कि पोएट नॉट अ पीपल, व्हाई डिड द पोएट स्माइल स्माइल, वो क्यों बार बार ऐसा करती हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आना है कि शी वॉन्टेड टू हाइड हर इमोशंस, वो अपनी इमोशंस को छिपाना चाहती थी फ्रॉम हर मदर, रीअश्योर्ड करना चाहती थी हर सेल्फ एंड हर मदर को, खुद को भी अपनी माँ को भी कंसील करना चाहती थी हर फियर, अपना फियर, अपनी एंग्जाइटी ऑफ लूजिंग हर मदर, एंड ट्राइड टू पुट अप अ ब्रेव फ्रंट, और अपना ब्रेव फ्रंट वो सामने रखना चाहती थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट कंफ्यूजन डज द दीवान हैव व्हेन द टाइगर किंग ब्रॉचेज द टॉपिक ऑफ हिज मैरिज। भाई क्या कन्फ्यूजन हो जाता है हमारे दीवान साहब को जब टाइगर किंग जो है, ब्रॉचेज मीन्स उठाते हैं अपने मैरिज के पॉइंट को कि हाँ भाई मेरे को शादी करनी है। तो सबसे पहले तो दीवान साहब थॉट दैट द किंग वांटेड टू मैरी हिम। दीवान साहब को लगता है किंग उनसे शादी करना चाहता है, तो वो बोलते हैं दीवान साहब मैं तो खुद ही मैरिड हूँ। तो राजा कहता है तुमसे तो मेरे को शादी ही नहीं करनी है, ऐसा थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। दूसरा उनको दीवान साहब को कन्फ्यूजन होता है दैट ही थॉट दैट द किंग वांटेड टू मैरी अ टाइगर, है ना। तो उनको लगता है कि टाइगर से किंग शादी करना चाहता था और ब्रिंग अ टाइगर क्वीन। तो ये दो पॉइंट आप बना सकते हो कि एक तो दीवान साहब को लगा था उनसे शादी करनी है, दूसरा दीवान साहब को लगा था उन्हें टाइगर से शादी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इससे आपका 2 नंबर का आंसर बन जाएगा। एनी रेलिवेंट पॉइंट आप इसमें से डाल सकते हो, एनी अदर इसके अलावा, या फिर इनमें से एक डाल सकते हो। माई एंटार्क्टिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच इम्पैथीज। इम्पैथीज मतलब एक तरीके से इम्पैथीज, एक तरीके से क्या हो गया, अनुभव, एक्सपीरियंसेस, ठीक है। सेज त्रिशानी जोशी विच एक्सपीरियंस डज दी कंसीडर द बेस्ट एंड वाई। कौन सा एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं। एक तो क्लाइंबिंग डाउन द गैंगप्लैंक एंड वॉकिंग ऑन द फ्रोजन लेक। इन्होंने क्या किया था जब ये पहुंची जहाज से वहाँ पे, तो क्लाइंबिंग डाउन मतलब उतरे, कहाँ पर उतरे, द गैंगप्लैंक पे, वो जो लकड़ी का फट्टा खूब बिछाया गया था, एंड वॉक किया ऑन द फ्रोजन ओशन, और उसके ऊपर वो जो उन्होंने वॉक किया था जमे हुए ओशन पे, वो चीज़ की बात चल रही है। उसको देखकर ये मतलब ये एक एक्सपीरियंस रहा। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस, उन्होंने वॉक किया पूरे वाइटनेस पे, एंड स्प्रेड जो था आउट फॉर एवर, पूरी तरफ से दूर दूर तक आपको यही दिख रहा था। 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर था अंडरनीथ दैम, उनके नीचे 180 मीटर नीचे जाओ तो लिविंग, बिल्कुल लिविंग क्रिएचर्स होंगे। ब्रीथिंग सॉल्ट इसीलिए बोला जा रहा है वहाँ पे, ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर था अंडरनीथ दैम, क्योंकि वहाँ पे जीव जंतु होंगे ब्रीथिंग। अच्छा, वॉचिंग क्रैब ईटर्स उन्होंने देखे, क्रैब ईटर सील्स देखे थे, तो स्ट्रेचिंग जो कि फैले हुए थे, सनिंग कर रहे थे देमसेल्फ इन द आइस, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हो पॉइंट इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जित क्लास आप ईटिंग बाय फार्मूला वाजंट द हार्डेस्ट ट्रायल इन द फर्स्ट डे। अब जित क्लास आने का कि ईटिंग बाय फार्मूला उस दिन का हार्डेस्ट ट्रायल नहीं था, तो व्हाट डज इट मीन बाय ईटिंग बाय फार्मूला। आपको यहाँ ये नहीं बताना कि और क्या हुआ था, तुम्हें बस ये बताना है कि ईटिंग बाय फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये बताना है तुम्हें। तो पैटर्न ऑफ ईटिंग को बोलते हैं ईटिंग बाय फार्मूला। सबसे पहले लिखना है इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ईटिंग। अब रिंगिंग द बेल्स टू रेगुलेट ईटिंग, इस चीज़ को भी डाल सकते हो कि फर्स्ट बेल किस लिए चाहिए, ये तीनों बेल याद करके जाना। फर्स्ट बेल टू मूव इनटू द डाइनिंग रूम, पहला था कि डाइनिंग रूम में जाने की बेल। सेकंड बेल टू ड्रॉ द चेयर, सेकंड बेल थी चेयर ड्रॉ करने की, स्टार्ट प्रेइंग। थर्ड बेल इज टू सिट अप एंड यूज कटलरी, फॉक और नाइफ, ये सब चीज़ें यूज़ करना था। तो ये था ईटिंग बाय फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब आते हैं 120 वर्ड्स वाले पे, 120 to 150 वर्ड, यानी हमारे हो गए लॉन्ग क्वेश्चन। इमेजिन यू आर जॉन कीट्स। अब आप इमेजिन कर लो कि तुम वो जॉन कीट्स हो, द पोएट हो, आ थिंग ऑफ ब्यूटी के, एंड व्हाट एडवाइस माइट यू रेफर टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तुम क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एडवाइस दोगे, द पोएट जो कि रोड साइड स्टैंड के पोएट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इज द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, है ना, जो उन्होंने बोला था ना, द सैडनेस, ये जो उदासी है जो छिपी बैठी रहती है ओपन विंडो के पीछे, ये उदासी किसकी है, रोड साइड स्टैंड वाले लोगों की। पेन डाउन योर एडवाइस, तुमको लिखनी है अपनी एडवाइस इन अ लेटर टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट को तुम्हें लिखना है, ऑन हाउ टू डील विद
द सैडनेस, किस तरीके से सैडनेस से डील करनी है, ठीक है। यू माइट बिगिन दिस वे, तुम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। डियर रॉबर्ट, आई हैव रिसेंटली रीड योर पोएम। डियर रॉबर्ट, मैंने रिसेंटली तुम्हारी पोएम पढ़ी अ रोड साइड स्टैंड, एंड यू मे एंड दिस वे, और किस तरीके से तुम्हें एंड कर रहे हैं क्वेश्चन को। डिस्पाइट द फैक्ट दैट आवर लाइव्स आर फुल ऑफ सॉरो, इसके बावजूद कि हमारा जो ज़िंदगी है वो सॉरो से भरा है, सफरिंग से भरा है। द ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, जो खूबसूरत चीज़ें हमारे आसपास है, गिव अस द स्ट्रेंथ, वो हमें स्ट्रेंथ देती हैं, एंड एंड्योर करती हैं द सैडनेस ऑफ लाइफ को। एंड्योर करना मतलब सहन करना एक तरीके से, ठीक है। अब चलो इसका आंसर बना लेते हैं। इसके आंसर में क्या क्या पॉइंट हम डाल सकते हैं। देखो हम डाल सकते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो एंड सफरिंग, ज़िंदगी जो है वो सॉरो से, दुख से और सफरिंग, परेशानियों से भरी हुई है। लाइफ इज़ अ साइकिल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, ज़िंदगी में साइकिल है ये तो एक तरीके से, कभी अप्स आएंगे कभी डाउन्स आएंगे। इन स्पाइट ऑफ डिस्पेंडेंस, उदासी के बावजूद। इन ह्यूमन डर्थ ऑफ नॉबल नेचर, इसके बावजूद। ग्लूमी वेज ऑफ लाइफ, इसके बावजूद। नेचर प्रोवाइड सोलेस, नेचर हमें सांत्वना प्रदान करती है, ठीक है। इंजॉय द ब्यूटिफुल माउंटेन सीन और कंट्री साइड, ब्यूटिफुल विलेज लैंड, नेचुरल एंड फ्रेश प्रोडक्ट्स, इन सबको एंजॉय करने की बात हो रही है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी अराउंड अस प्रोवाइड अस इटरनल जॉय, जो खूबसूरत चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड करती है इटरनल जॉय। इटरनल जॉय मीन्स अ जॉय विच कैन नॉट बी एंड, ठीक है। ब्रिंग करती हैं क्लोज टू नेचर, ब्रिंग अस पीस एंड हारमोनी, हमें नेचर के पास लाती हैं, हमें हारमोनी और पीस प्रदान करती हैं। शुड नॉट लूज होप, तो कहा जा रहा है कि भाई आप अपनी आशा मत छोड़ो। हैव एन ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू ऑफ लाइफ, ठीक है, यहाँ से आप बना सकते हो। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव कंपैरिजन, एक अच्छा सा आपको एक कंपैरिजन बनाना है ऑफ द थीम्स प्रेजेंट एट आंट जेनिफर टाइगर में एंड माई मदर एट 66। स्पेसिफाई करो आप इसको स्पेसिफिकली, बट डिस्कस करो डिफरेंट वेज ईच पोएम एड्रेस, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से दोनों पोएम एड्रेस करती हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रगल एंड रिजिलेंस को, मतलब लचीलापन एक तरीके से हो गया ये। एंड जेनिफर टाइगर की अगर हम बात करते हैं तो सप्रेस्ड बाय पैट्रियार्कल सोसाइटी है, इनको दबाया गया है पितृसत्तात्मक समाज में जहाँ पे आदमियों की चलती है। एंड्योर्स मतलब सहन करती रहती हैं ऑर्डर्स ऑफ मैरिज लाइफ, अपनी शादी की इन कठिनाइयों को। डिज़ायरस हैं मतलब चाहती हैं स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। रिसाइलेंस एबल टू एक्सप्रेस हरसेल्फ ब्यूटिफुली थ्रू हर आर्ट, और क्या करती है इतना, मतलब वो अपनी आर्ट के थ्रू इस सब को शो करती हैं। क्रिएशन ऑफ टाइगर्स वो बनाती हैं, टाइगर सिंबलिज्म दिखाया गया है, सिंबॉलिक है फ्रीडम एंड शिवेलरी की, फियरलेसनेस को, प्राइड को दिखा रहे हैं। तो ये सबसे आप अपना आंसर बना सकते हो। नहीं इसके आगे भी तो देना होगा ना हमें, मदर एट 66 के रेफरेंस में। सो मदर एट 66 के रेफरेंस में तुम क्या क्या लिख सकते हो, देखो तुम दिखा सकते हो कि ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रगल ऑफ फुलफिलिंग वर्ल्डली ड्यूटीज़ को, है ना, एंड ड्यूटीज़ एज अ डॉटर उन्होंने कैसे कैसे परफॉर्म करना है। लीव्स और मदर विद रीअश्योरेंस, क्योंकि वो किरत के हैं, सी यू सून अम्मा, तो रीअश्योरेंस के साथ वो छोड़ती है अपनी माँ को। हाइड्स और इमोशन, है ना, थ्रू अर स्माइल, लास्ट में आता है स्माइल स्माइल स्माइल, तो वो अपने रियल इमोशंस को छिपाती है। मेक्स अ प्रॉमिस टू सी हर सोल, और प्रॉमिस करती है माँ को दोबारा मिलने के लिए। मदर्स एजिंग एंड अपीयरेंस रिफ्लेक्ट करती है उनके स्ट्रगल को एंड रेजिलियंस को एक तरीके से, उन कैपेसिटी टू विद स्टैंड, है ना, खड़े रहना कैपेसिटी, ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी हम कह सकते हैं, रिकवर करना क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर जो सदाऊ हैं डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। एंड इन डेलेमा में आ जाते हैं कि ही हैज़ डिसाइडेड टू हेल्प द एनिमी सोल्जर, वो डिसाइड कर लेते हैं कि उनको एनिमी का जो है मदद करना है फाइनली। डिस्क्राइब द कॉन्फ्लिक्ट, क्या उनके दिमाग में दुविधा होती है एंड चैलेंजेस आते हैं जो वो फेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री में तुम्हें लिखना है। सजेस्टिव वैल्यू पॉइंट्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं। एक तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बिटवीन एज अ ड्यूटी एज अ पैट्रियट एंड अ ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर में, मतलब उनको लग रहा है कि मैं देशभक्त बनूँ, है ना, इसको सेव करूँ, एनिमी को नहीं सेव करूँ, डॉक्टर की ड्यूटी निभाऊँ। कुड नॉट इग्नोर द वाउंडेड सोल्जर, इतने बेचारे काइंड हार्टेड थे कि वाउंडेड सोल्जर को वो कहीं इग्नोर भी नहीं कर पा रहे थे। एंड थ्रू जो ही वॉज एन एनिमी, जबकि वो एक एनिमी था, अमेरिकन सोल्जर, प्रिजनर ऑफ वॉर था वो। ऑल दी हाउस हेल्प्स जो थे वो भी सब स्कैर्ड हो गए थे, ये भी डाल सकते हो। रिफ्यूज़ तो कर दिया था सबने, उनसे कहा था एनिमी की हेल्प ही मत करो। इवन यहाँ तक कि इतना उन लोग के विरोध में थे कि दे लेफ्ट दे वर्क, ये भी लिख सकते हो। रॉट अ लेटर टू द चीफ ऑफ द पुलिस, को उन्होंने लेटर भी लिखा था बट डिड नॉट सेंड इट, फिर उन्होंने भेजा नहीं था। फिर इन्होंने जनरल टाकिमा को इन्फॉर्म किया इन डिटेल में अबाउट द इंसिडेंट। ही वॉज एश्योर्ड ऑफ एसेसिनेशन क्या थे, हत्या के लिए जो सोल्जर्स भेजे जा रहे थे उसके लिए एश्योर्ड थे। काफ़ी वेट किया इन्होंने वेन बेकार में फॉर 3 nights तक एंड डिसाइड किया टू हेल्प हिम एस्केप टू द नियर बाय आइलैंड, उसको भगा दिया फिर लास्ट में। इन द स्टोरी द थर्ड लेवल रियलिटी
रियलिटी एंड फैंटेसी आर इंटरव्यूमेंट। अब बताओ कैसे कैसे। देखो रियलिटी तो ये थी कि पोस्ट वॉर वर्ल्ड वॉर सेकंड का सिनेरियो दिखाया था 20th सेंचुरी का। वांटेड टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, हमारा जो चार्ली है वो चाहता था रियलिटी से भागना। टुक सबवे लेता है, वो रीच 3rd लेवल पर पहुंच जाता है। लेकिन अब दोनों 2 लेवल दिखाए गए हैं, ओनली 2 लेवल एग्जिस्ट करते थे रियल में, तो है ना ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। सैम यहाँ पर जब रियलिटी के बारे में लिख रहे हो तुम ये सब लिखोगे। सैम जो है एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड दिखाया गया है जो कॉल्स इट चार्ली के लिए बोलता है कि जो ये सारी बातें तुम बता रहे हो इट इज़ अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, तुम जागते हो अपने सपनों को पूरा कर रहे हो। मीन्स यू वांट दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, और नहीं मिल रही है तो तुम ऐसे कहानियाँ बना रहे हो, इमेजिन कर रहे हो सब कुछ। बाइज ओल्ड स्टाइल करेंसी, यहाँ हम ये दिखाते हैं चार्ली ओल्ड स्टाइल करेंसी भी खरीद लेता है फ्रॉम हिज मनी, जितना पैसा उसके पास होता है। कीप लुकिंग फॉर 3rd लेवल, ढूंढता रहता है 3rd लेवल को बट नेवर फाइंड्स इट अगेन, उसको दोबारा कभी नहीं मिलता। सैम गोज मिसिंग, सैम जो है फिर मिस हो जाता है। हम रियलिटी में यही देख रहे हैं, सैम फाइंड मतलब सैम्स लेटर मिलता है ग्रैंडफादर की कलेक्शन में ऑन द फर्स्ट डे कवर में। जब हम फैंटेसी के पैराग्राफ को बनाएंगे तो हम लिखेंगे कि चार्ली इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन को दिखाओ 3rd लेवल के। ओल्ड लोकोमोटिव्स उसने वहाँ देखे, स्मॉलर रूम्स उसने वहाँ देखे, फ्यूअर टिकट विंडोज़ वहाँ देखे, है ना, स्मॉल ट्रेन गेट्स उसने देखे थे, स्मॉलर ओल्ड लुकिंग इन्फॉर्मेशन बूथ वहाँ पे उसने देखा था, ओल्ड गैस फ्लेम लाइट्स देखी थी, ब्रास स्पिटून्स देखे थे ऑन द फ्लोर, पॉकेट गोल्ड वॉच उसने देखी थी विद द कवर, द वर्ड न्यूज़पेपर उसने देखा था जिसके एडिशन पे 11 जून 1894 लिखा हुआ था, यूज़ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी नोट्स वहाँ देखे उसने, ओल्ड ड्रेसिंग स्टाइल देखा है मैन एंड वीमेन का। और यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा ये वाला पेपर। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।